प्लीज लेट अस स्टार्ट. लाओ यार एमसीक्यू देखते हैं. प्लीज हेल्प मी आउट ओवर हियर. टेल मी, ये शायद लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, भाई वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना नहीं है. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, इधर का भी थोड़ा सा बढ़ा दो यार, एकदम से कम सा लग गया. हाँ ठीक है. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स थोड़ा सा कम आर कंसर्न्ड विद, बताओ भाई. ठीक है. स्ट्रेटजीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेटजीज. आंख मार रही है. अब ठीक है, बताओ ना ऑप्शन. ए, ठीक है, ए. डन, परफेक्ट. आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश. टेक्निकल टीम प्लीज देख लेना. टेक्निकल टीम प्लीज देख लेना. एक तो आज वो क्वेश्चंस अपलोड हो जाए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने भेजे हुए थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अपलोड हो जाए, और एमसीक्यूज भेजे हुए थे, एमसीक्यूज अपलोड हो जाए. प्लीज डू श्योर एंश्योर, और मुझे रिपोर्ट करें क्लास के बाद कि हो गए या नहीं. नाउ लेट अस सी. अगला सवाल. ए लिमिटेड, प्लीज. A Limited has recently decided to install new IT systems. हाँ जी, नए IT systems to improve the efficiency of its payroll function. A Limited believes that it will reduce cost of running payroll system by 20%. Which आपको क्या लगता है, ये IT के नए सिस्टम लाना चाह रहे हैं to improve efficiency of its payroll function. अच्छा, इससे पेरोल सिस्टम का 20% कॉस्ट जो है रनिंग कम हो जाएगी. क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी आईटी सिस्टम की क्लोजली लिंक टू कॉर्पोरेट लेवल है, फंक्शनल लेवल है, बिजनेस लेवल है? क्या है? फंक्शनल मींस बी. बी, एब्सोल्युटली. आई एम प्राउड ऑफ यू. वेरी वेरी नाइस. अगला सवाल. प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. डी लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर. और ये लोग ट्रेडर हैं, क्लोथिंग रिटेलर हैं. क्लोथिंग पहनने वाले कपड़े खरीदते हैं और बेचते हैं. कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजंस. क्लोथिंग रिटेलर समझ लो, कपड़े पहनने वाले कपड़े खरीदते हैं और बेचते हैं. वो डिसाइड कर रहे हैं, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स बी एस्टैब्लिश, शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, हाउ विल द प्रीमाइसेस बी फिट आउट फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स. Which of the above decisions कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कौन सा लेंगे? पहले बताओ, क्या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स अनदर रेंज ऑफ शॉप्स लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? कॉर्पोरेट मैनेजर डिसाइड करेगा. क्या लगता है? यस, ये कॉर्पोरेट लेवल करेगा. अच्छा, कंपनी को फ्लोट करना चाहिए मोर शेयर कैपिटल, ये फंक्शनल है. ओवरऑल कंपनी का फाइनेंस बढ़ जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल. अच्छा, प्रीमाइसेस में फिटिंग कैसे होनी चाहिए नई रेंज ऑफ शॉप्स की, ये कौन सा है? ये तो फंक्शनल है. तो बताओ 1 और 2 वाली कौन सी ऑप्शन है? सी. आई एम प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट, शाबाश. अगला सवाल प्लीज. ये ढंग से बढ़ेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से. एवरग्रैंड, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं. एवरग्रैंड ग्रुप इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी. डाइवर्सिफाइड कंपनी समझते हो? एमएनसी है, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस हैं. इज इट ओके? बिजनेसेस के टाइप्स देखो, कहता है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और फर्टिलाइजर्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज या आईटीईएस है, एफएमसीजी है, रियल एस्टेट है, सारे अलग अलग बिजनेस है. कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं द नीड ऑफ द आर and are determined to further develop ITES business. वो लोग ITES business further develop करना चाहते हैं, whereby they want better allocation of. सुनो भाई, board of directors जो है they want to analyze what? ITES business को देखना चाह रहे हैं, whereby they want better allocation of human resources and provision of industry best customer services. Okay, ज्यादा human resources. ओए हेलो, क्या करना चाह रही है? ITES बिजनेस, ये तो बिजनेस लेवल हो गया, लेकिन इस बिजनेस में क्या चाहते हैं? बेटर एलोकेशन.
of human resources. Is it okay? Or provision of industry best customer service. Customer service, ठीक है जी, ह्यूमन रिसोर्सेस और कस्टमर सर्विस. कहते हैं टू अचीव द सेम इन्होंने सजेस्ट किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेटजीज, बट मैनेजर्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन एलोकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंप्लीमेंटेशन की किसकी होनी चाहिए? इस बिजनेस स्ट्रेटजी की, कि भाई बेस्ट कस्टमर सर्विस देनी है और अच्छे से एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस करनी है. तो कहते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी कौन करे? ये वाली चीज कि ह्यूमन रिसोर्सेस की अच्छी एलोकेशन हो और कस्टमर सर्विस अच्छी दे पाए हम लोग. कहता है यू आर अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, इंडिकेट करो एप्रोप्रिएट पर्संस कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि ट्रांसलेट करेंगे जनरल स्टेटमेंट्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज. जनरल स्टेटमेंट कौन देता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. बिजनेस स्ट्रेटजीज कौन बनाता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स. उसको कन्वर्ट करेंगे पर्टेनिंग टू ITES SBU, इसी के SBU को फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से. बताओ भाई, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन. कितने लोग करें A? कितने लोग करें B? वाओ, you can really dance. Absolutely, super majority. I'm proud of you. यार तुम MCQ में तो ऐसे लगता है जैसे, हाँ बोलो ना, MCQ तो मतलब मजा ही आ जाएगा. चलो भाई बढ़िया है. अगला केस बेस्ड MCQ, प्लीज आंसर. है? हाँ डाउट है? हाँ भाई को माइक देना यार, भाई को माइक देना. नहीं नहीं, सब लोग सुनेंगे ना, वर्चुअल स्टूडेंट्स भी सुनेंगे. सर इतना बड़ा MCQ आएगा पेपर में? ये 2 मार्क का है. ये 2 मार्क्स का MCQ है जिसमें कि आपको मोटा मोटा 3 मिनट के अंदर चॉइस करनी है. तो मेरे ख्याल से 3 मिनट के लायक एक टिक्का ही तो मारना है आपको, सिर्फ उसे फिल करना है ABCD में से एक आएगा. ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा. सर तो इसका कोई माइंड मैप बन सकता है MCQ सॉल्व करते वक्त? कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा अगर आपने आपकी रिवीजन हैंडबुक ढंग से पढ़ रखी है और राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है, वो तो मेन डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए. ये तो मैंने अभी तक कोई भी किसी ने गलत बताया नहीं है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं. मैंने भी सही बताया सर. तो फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना. बड़ा क्वेश्चन है को देख के घबराना नहीं है कभी. इट्स नो बिग डील, इट्स ओके. तुमसे सॉल्व हो रहा है ना. बड़ा देख के घबरा गया. सिर्फ टिक मार रहे यार, 2 में से 2. थैंक यू सर. वेलकम है जी. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर माय क्वेश्चन. वेलवेट लिमिटेड फुल सर्विस एयरलाइन है, यही रोकते हैं. ओए, फुल सर्विस एयरलाइन का मतलब समझते हो? इसका मतलब वो लोग एयर ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी. कर रहे मीन्स वो स्क्रीन है उनके सामने, साथ में ये बिजनेस क्लास सीट्स अलग है, फर्स्ट क्लास सीट्स अलग है, इकोनॉमी क्लास सीट्स अलग है. मीन्स सारी चीजें हैं. इंडिगो अभी तक लो फेयर कंपनी है, बट उन्होंने अभी नई बिजनेस क्लास कुछ रूट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. पता है आपको? नहीं पता? वी विल बी डिस्कसिंग इंडिगो की भी केस स्टडी. एक्चुअली आपको आने एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे बड़े क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्टिव, चाहे आपके MCQs हो. 30 मार्क का तो कम से कम केस बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो आपका दिमाग केस पे चलना चाहिए. यू as many cases as you see practically, you will be able to understand better. So once again, please answer my question.
वो कह रहा है शुड अ नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडरी बी सेटअप, ये डिसीजन लेना है, मतलब सिर्फ इकोनॉमी क्लास है, नो फूड, ठीक है जी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट, नो एंटरटेनमेंट। क्या ऐसी सब्सिडरी सेटअप करनी चाहिए? अब ये फुल सर्विस है, फुल सर्विस मींस ये कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं ऐसी सब्सिडरी सेटअप करें या ना। ऐसी सब्सिडरी सेटअप करें या ना करें? अच्छा, अगर सेटअप किया तो कैबिन स्टाफ को कैसे रिक्रूट करें? हाउ कैबिन स्टाफ को रिक्रूट करें? अब उसने जो क्वेश्चन बोला है कौन से डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेंगे वो छोड़ो, आप मुझे बताओ कौन से डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, कौन से डिसीजन बिजनेस लेवल मैनेजर्स, कौन से डिसीजन फंक्शनल लेवल मैनेजर्स? बताओ कॉर्पोरेट लेवल कौन सा है? ये तो कॉर्पोरेट लेवल है, क्योंकि भाई हेलो, मर्जर एक्विजिशन ग्रोथ या फिर डाइवेस्टमेंट, ये तो बड़े बिजनेस है, ये तो कॉर्पोरेट लेवल पे होगा। सेकंड वाला बताओ क्या है? फंक्शनल लेवल है, हायरिंग एचआर का है, फंक्शनल लेवल है, ये एचआर का फंक्शन है नहीं तो उसने खैर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ही पूछा है, तो सिर्फ फर्स्ट ओनली वन, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंचन इज द फाइनेंस हेड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंस हेड है। पहली चीज एक बात बताओ, वो कौन से लेवल की मैनेजर है? फंक्शनल लेवल। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज शी वर्किंग एट? ऑप्शन इज बी। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। कोई दिक्कत तो नहीं? आप जाएंगे? आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग। गुड। प्लीज नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप बता सकते हो, मेरी मदद की जरूरत नहीं है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एसबीओ इज कॉमनली फाउंड? सोल प्रोप्राइटरशिप, वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट? बी। ये आरटीपी नवंबर 2023 का 2 मार्क का सवाल है, टुच्चा सा। ये जो आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, मैक्सिमम आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास एग्जाम्स, सीएमए एग्जाम्स, सीएस एग्जाम्स, उनमें भी एक्चुअली एमसीक्यूज जैसे आते रहते, तो मैंने सबको कंपाइल करके आप लोगों के लिए दिया है, और इवन थोड़े से इंटरनेशनल एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हैं। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं। प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, जिन्हें बातें करनी है बाहर जाओ। Now the area that we are discussing is a very, very important and very, very interesting area. That is strategy। जो है हमने बार बार नाम लिया कि strategy में भी partly proactive, partly reactive। पीछे कहीं एक सेंटेंस एक बार आया था, मैंने बोला था कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, दोनों तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट सवाल ये उठता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती कौन सी है और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? लेट अस अंडरस्टैंड। शांत हो जाओ जी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी मर्जी से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आप किसी को देख के, किसी एनवायरमेंट को देख के, कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट, किसी चीज को देख के नहीं बना रहे, आप अपनी तरफ से सुओ मोटो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, हेलो नाउ शांत। हम लोग प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, चुप चुप, मींस आप जो है अपनी मर्जी से इंटेंडेड स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जिसका कि अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको जो पहला केस स्टडी इसका कराने वाला हूं, जिसपे कि हम लोग टाइम लगाएंगे, रिमेनिंग क्लास, अब हमारा मेजर फोकस एप्पल कंपनी के ऊपर होगा। जितनी आज की रिमेनिंग क्लास हमने एसएम में पढ़नी है, मेजर हमारा फोकस एप्पल कंपनी एंड देन उसका इंपैक्ट on other companies. Let me share a little bit of the things with you. थोड़ा सा बताता हूं।
एप्पल कंपनी इनिशियल फेज से क्या बना रही थी? कंप्यूटर्स, आपको पता है। और एप्पल कंपनी वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू compete अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट, एंड एप्पल कंपनी का जो ग्रोथ ग्राफ चालू हुआ वो स्टीव जॉब्स के पहले तो निकाल दिया, उसके बाद जब वापस आया उसके बाद चालू हुआ। और स्टीव जॉब्स ने सन 2001 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको कि आप शायद जानते हो आईपॉड के नाम से। इससे पहले मैं आपको म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, एज सच अगर बोले, एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पहले पुराने जमाने में क्या चलती थी? कैसेट। पता आपको? कैसेट चलती थी। और फिर उसके बाद, कैसेट के बाद सेकेंड फेज में आया था सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। भाई लेट्स से कैसेट में अगर बात रन कैसेट में अगर लेट्स से 10 गाने आते थे तो सीडी में 25 आने शुरू हो गए। फिर अगला चालू हुआ डीवीडी, इसमें 300 आने चालू हुए। फिर चालू हुआ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, जो मर्जी है। पेन ड्राइव एक्चुअली बाद में बनी है। ये हार्ड डिस्क पहले बड़ी डिस्क सी होती थी, छोटी डिस्क नहीं थी। ये जब आईपॉड आया उस टाइम पे पेन ड्राइव नहीं थी, पेन ड्राइव लेटर फेज में आई है। उस टाइम पे हार्ड डिस्क आती थी, उसमें 1000 गाने आने शुरू हो गए। हाँ, बीच में फ्लॉपी भी थी, यस। कैसेट, और अगर आप इससे पहले कहना चाहते हो तो इससे पहले अगर फ्लॉपी कहना चाहते हो तो फ्लॉपी इससे पहले चलता था। फ्लॉपी चलता था, कैसेट आया, कैसेट पे म्यूजिक सिस्टम में चल रहा है वो, स्पेशली ये सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के लिए था। ये कंप्यूटर में चलता था, ये कंप्यूटर में चलता था, ये कंप्यूटर में चलता था, और इवन इनके सेपरेट सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर भी बन गए थे। और फिर हार्ड डिस्क बनी। आईपॉड ने कहा हम 1000 गाने, अब पुराने जमाने की हार्ड डिस्क होती थी इतनी बड़ी बड़ी, बिग साइज हार्ड डिस्क, डिफिकल्ट टू कैरी। बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क थी, डिफिकल्ट टू कैरी थी, और जनरली उनको पावर चाहिए होती थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी अलग से। यू हैव टू पुट इट, स्विच इट ऑन, उसका अपना प्लग होता था पहले। बाद में फिर अब आप कनेक्ट कर लेते हो सिस्टम से, सीधा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो जाता है। बट और स्टोरेज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, वो तो अब जाके स्टोरेज बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इन्होंने आईपॉड शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, और उस हिसाब से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री इसके बाद चेंज हो गई आईपॉड के इंट्रोडक्शन के बाद। तो व्हाट वाज दिस? दिस वाज एन इंटेंडेड स्ट्रेटजी। इट वाज अ स्ट्रेटजी टू मेक अ मार्केट पोजीशन। आप देखो, व्हाट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी? हाउ डू वी डिफाइन प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी? आपको कमाना है, आपको फाइनेंशियली अच्छा करना है, आपको मार्केट में टॉप पे पहुंचना है, तो उसके लिए आप प्रोएक्टिव एक्शंस मींस इंटेंडेड एक्शंस अंडरटेक कर रहे हो तो इंप्रूव कंपनी की मार्केट पोजीशन एज वेल एज कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये इंटेंडेड स्ट्रेटजी कहा जाता है इसे, या प्लान्ड स्ट्रेटजी कहा जाता है। इंटेंडेड स्ट्रेटजी या प्लान्ड स्ट्रेटजी। व्हाट इज मीन बाय इंटेंडेड स्ट्रेटजी या प्लान्ड स्ट्रेटजी? आप मार्केट में जो चल रहा है चलता रहे, हमने हार्ड डिस्क को देखना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से एक नई चीज लेके आ रहे हैं। मेरी तरफ से कुछ मैं समथिंग डिफरेंट कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट मूव। रेस्ट वॉट एवर दुनिया जो करेगी, दुनिया रिएक्ट करेगी इसके हिसाब से। तो दिस इज प्लान स्ट्रेटजी।
जियो जैसे आया, भाई ने बोला जियो आया, जियो वॉज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। एयरटेल ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी। वोडाफोन और आइडिया ने कैसे रिएक्ट किया, इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी। उसको भी हमने डिस्कस करना है, इफ पॉसिबल टुडे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। वी आर गोइंग टू गो इजी स्लो, मेरे को कोई बहुत ज्यादा वो हश नहीं है। इनिशियल क्लासेस में 5-5 पेजेस भी चलेंगे, बट आगे चल के हमें 7 पेजेस कवर करने हैं पूरी क्लास में। क्वेश्चंस भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं। आई विल प्रिपेयर यू कंप्लीटली। नाउ पार्टली प्रोएक्टिव के बाद मैंने बोला पार्टली रिएक्टिव। रिएक्टिव मींस व्हाट? मार्केट में कुछ बदलाव आया, इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आया, एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आया, गवर्नमेंट ने कोई नए रेगुलेशंस लेके आए, या लेट्स से हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ किया, तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ एक्ट किया, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी मींस हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आया। बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, उसमें बदलाव आया, उसमें बदलाव आया, चाहे पॉलिटिकल कंडीशंस बदली, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस बदली, चाहे जो है कॉम्पिटिटर ने कुछ किया, या कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदल गई, तो उस हिसाब से रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। मार्केट में बदला, मार्केट में बदलाव आया, इकोनॉमी में बदलाव आया, पॉलिटिकल कंडीशंस में बदलाव आया, तो ये जो चीजें हैं, इससे इंपैक्ट किस पे पड़ा? इससे इंपैक्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा, हमने उसके लिए में कुछ इफेक्ट डाला। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हर शहर में, हर लोकेशन पे खाने के रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा, फास्ट फूड कॉर्नर्स हमेशा से थे। बीकानेर वाला और हल्दीराम जगह 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 खुलते जा रहे हैं, और उसका इंपैक्ट क्या है? ये जो लोकल कोई अग्रवाल स्वीट शॉप थी, उस अग्रवाल स्वीट शॉप पे भाई साहब स्वीट के साथ समोसे भी चल रहे हैं, कचौड़ी भी चल रही है, वट खाने की बहुत सारी चीजें, और ये भी वही चीज दे रहे हैं, तो इनके बिजनेस पे उसका इंपैक्ट पड़ा। अब उसके लिए में वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आया, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से टाइम टू टाइम अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे आपको अडेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी को कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंटेंडेड स्ट्रेटजी या प्लान्ड स्ट्रेटजी। ठीक है जी। एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी is called adaptive strategy. We are adapting to the changes in business environment. जैसे जैसे बिजनेस एनवायरमेंट बदल रहा है, वैसे वैसे हम बदल रहे हैं, तो अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो फाइनली एक कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है, वो उसके अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज के बेसिस पे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, एंड इवन कुछ स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई होंगी और उसको उन्होंने अबैंडन कर दिया होगा। वील डिस्कस अबैंडन स्ट्रेटजी फीचर्स पहले, उसका एग्जांपल पहले दूंगा, अबैंडन स्ट्रेटजीज का। फिर दूसरा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का एग्जांपल देखेंगे, और फिर उसी के कंटिन्यूएशन में रिएक्टिव स्ट्रेटजी देखेंगे। न्यू इनिशिएटिव लिया, कुछ नया किया हमने, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का भी मैंने बोला ना, एप्पल ने क्या किया? आईपॉड लॉन्च किया, फिर आईफोन लॉन्च किया। हम दोनों लॉन्च को देखेंगे आज, विल सी। और फिर उसके रिएक्शन में बाकियों ने क्या किया वो भी देखेंगे, we'll see, and then फिर we'll be dealing with MCQs, we'll be dealing with some questions, जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया चैप्टर 1 में से एक तो लेवल्स है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, चाहे वो MCQ हो चाहे मेन क्वेश्चंस हो। दूसरा इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट तीसरा तो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यही चीजें हैं इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं। बहुत आसान चैप्टर है,
8 से लेकर 12 की रेंज का आएगा। 10 मार्क का आप एंटिसिपेट करके चलोगे या होगा। 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर हमें 4 से 5 क्लासेस के अंदर पैक करने हैं। पर चैप्टर 4 to 5 क्लासेस में कंफर्टेबली खत्म होता है, आराम आराम से चलेंगे। तो वंस अगेन, व्हाट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी? न्यू इनिशिएटिव, प्लान्ड स्ट्रेटजी, इंटेंडेड स्ट्रेटजी। और इन्होंने पहले से कोई स्ट्रेटजी सेट कर रखी थी, उसमें जो सक्सेसफुल हो रहा था उसको ऑनगोइंग को कंटिन्यू कर दिया पिछले पीरियड से। और रिएक्टिव में क्या हुआ भाई? अडॉप्ट किया कि भाई एनवायरमेंट बदला, हमने उसके लिए कुछ किया, कोई कॉम्पिटिटर में कुछ किया, हमने कुछ किया। इसके भी अभी एग्जांपल्स देखेंगे। जियो का एग्जांपल देखेंगे, प्रोएक्टिव भी, और फिर उसके बाद एयरटेल का और वोडाफोन आइडिया का रिएक्टिव भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अल्टीमेटली जो भी आपकी लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रैटेजी, एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो a company's strategy is partly a planned strategy, partly reactive strategy. So guys, let me just make you read this. आप देखो, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी अगर देखें, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the uncertain business environment. ये आपका पेज 1.2 पे है, ठीक है जी। और 1.3 पे अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। स्ट्रेटजी जो है पार्टली प्रोएक्टिव होगी, पार्टली रिएक्टिव होगी। प्रोएक्टिव में क्या होता है? बेसिकली आप जो है मैनेजर्स जो है डिसाइड करेंगे टू इंप्रूव ऑन कंपनीज मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट इज अ प्लान स्ट्रेटजी। इसमें क्या है? ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी होता है रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, फ्रेश मार्केट कंडीशंस, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज अडैप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। बदलाव हुआ एनवायरमेंट में और उसके हिसाब से हमने अपना बदलाव किया। ये अभी हमने यही वाला चार्ट देखा था, यही चीज देखी थी कि कंपनी की अपनी जो स्ट्रेटजी है वो पार्टली प्रोएक्टिव है, पार्टली रिएक्टिव है। अबैंडन्ड एलिमेंट्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं इन अ व्हाइल। मैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी यहां से पढ़वा देता हूं ताकि ना बुक का पेज खत्म हो जाए हमारा, है ना। ये वाला पेज, बुक का पेज खत्म हो जाए, तो मैं ये वाली जो चीज है यहां से पढ़वा रहा हूं। यही चीज आपको यहां पर लिख के दी हुई है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स दिखा रहा हूं। एक मिनट देखना पहले ये। चलो पहले अबाइंडेंस स्ट्रेटजी देख लो। फिर अबाइंडेंस स्ट्रेटजी आप लोगों ने बियर के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने बियर देखी नहीं होंगी शायद, दूर से कभी चखी तो होंगी नहीं, आपकी एज वो है नहीं। ऐसी गंदी चीजें अवॉइड ही करो, है ना। नाउ सुनो यार, शांत हो जाओ। तो बियर जो है कि एक ब्रांड है, नहीं नॉट बड लाइट। ये बड लाइट नाम की एक बियर है और बड लाइट में एक ट्रांसजेंडर वुमेन को मार्केटिंग के लिए कि चलो भाई तुम इसको प्रमोट करो। शी हैड समथिंग लाइक 11 मिलियन फॉलोअर्स, 1 करोड़ 10 लाख। बुश कह रहे से शी में बोलो, ही बोलो, अच्छा दे बोलो, पता नहीं ना। दे हैव, आजकल वहां यूएस में बड़ा चल रहा है ये। Don't say she or he, say they. We don't know whether they choose to be she or whether they choose to be he. Now, तो इन्होंने बड लाइट की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने भाई करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं ना कि तुम प्रमोट करो। इसने बड लाइट को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से प्रमोट किया और जितने कंजर्वेटिव अमेरिकन थे जो बड लाइट को पसंद करते थे, उन्होंने इतना इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बियर कैंस, वहां तो यूएस में तो गन आम है, हर बंदा गन रख लेता है, तो ऐसे भी वीडियोस आई बाद में कि बड लाइट रख के अपने जो भरे हुए कैंस है उनको उड़ा रहे हैं कि हम नहीं पिएंगे आगे से। कई बार्स ने बड लाइट को जो सर्व करने से मना कर दिया। तो ये लेट अस सी दिस, हियर वी गो। Dylan Mulvaney caused this company to lose $5 billion because she is transgender. In the United States, Bud Light is a highly popular beer brand, making
making millions each year. Recently, they partnered with transgender influencer Dylan Mulvaney, who has nearly 11 million followers. On April 1st, Bud Light sent her a customized beer can to celebrate her one-year transition anniversary. However, Bud Light didn't anticipate that many of their customers don't share the same views as Mulvaney. Most Bud Light buyers are conservative Americans who aren't fans of woke ideology. It's akin to Harley Davidson partnering with Bilal Hassani. Different worlds entirely. Feeling betrayed? Bud Light customers called for a boycott. The result was staggering. A $5 billion drop in stock value and a more than 50% decrease in sales. Despite Bud Light's attempts to respond, it was too late. Videos flooded social media showing Americans discarding their Bud Light stock. Some even shooting cans with rifles. Some bars refused to serve Bud Light, underscoring the extent of the boycott. Beyond the controversy, one must question Bud Light's choice. Knowing its audience, the company should have anticipated the negative reaction and the colossal loss. Bud Light's executives seem to forget a crucial detail. Capitalism always wins. Anyhow, capitalism always wins को छोड़ो, रियलिटी पे आओ. देखो ऐसा है, ये मार्केटिंग के जो तरीके हैं, कोई मार्केटिंग के तरीके आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, कोई मार्केटिंग के तरीके आपको बर्बाद कर सकते हैं. बिकॉज इमोशनल, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स हैव इमोशंस एंड उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को क्या इंपैक्ट पड़ा वो डिपेंड करता है ना. दे विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली. तो अकॉर्डिंगली इन्होंने बड लाइट ने क्या किया था, इस ट्रांसजेंडर को कहा कि आप हमारे ब्रांड की, आप हमारे बड लाइट की प्रमोशन करो. उन्होंने प्रमोशन करी, इसने तो प्रमोशन करी, बट लोगों ने कहा यार तुम ऐसे, अरे बियर्स आर टेकन एज मैनली, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. ठीक है, ये मेन के लिए नहीं है ना, हमें चाहिए ही नहीं. एंड सच अ बिग लॉस एज सच. नाउ अगला एक और एग्जांपल देता हूं इसी तरीके से. तो दिस इज एन अबैंडन स्ट्रेटजी, यू सॉ इट. अनदर अबैंडन स्ट्रेटजी का एग्जांपल. यार ये क्या हो रहा है, ये अंदर आवाज ऐसे इतनी ज्यादा क्यों आ रही है भाई. ये मेरी ही वॉइस जो है वहां से टेलीकास्ट करते करते ये वॉल्यूम बहुत बढ़ा देते हैं. इनको कम करवाओ, इन्हें को हेडफोन पे सुने. नाउ लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट फिर तनिष्क की एक स्ट्रेटजी देखते हैं. तनिष्क आप लोगों को पता है टाटा की ब्रांड है. टाटा की तनिष्क जो है उस पे प्योरिटी, रिलायबिलिटी, बहुत भरोसा है लोगों को. बट जैसे बाहर आज की डेट में एक बड़ा सॉलिड सेंटिमेंट चल रहा है, मेन, विमेन, आई आइडेंटिफाई, वुमेन सेज या गर्ल सेज आई आइडेंटिफाई एज अ मेल, बंदा कहता है आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल. बाहर बड़ा चल रहा है. और कैलिफोर्निया की स्टेट ने तो कह दिया ठीक है तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो जैसे मर्जी, चलेगा. और ट्रांसजेंडर भी अपनी मर्जी से, भैया आई एम मेल और फीमेल, वॉट एवर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. वहां बहस बहुत तगड़ी चल रही है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पार्ट ऑफ इट. इसी तरीके से हमारे देश में भी एक बड़ी तगड़ी बहस जमाने से चल रही है. लगाओ जरा दो चार. नाउ हमारे देश में पुराने जमाने से जातिवाद बहुत चल रहा है. जैसे यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम बड़ा चलता था, दीज गाइज आर ब्लैक, दे आर व्हाइट. फिर उसके अलावा वहां पर भी कम्युनिटी कि भाई ये ज्यू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, चलता है बहुत वहां. हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम बहुत चलता है. और अल्टीमेटली तनिष्क ने एक एड डाली, लेट मी show that ad to you, and it was withdrawn. It was a strategy to promote their brand, to show communal harmony, but instead of taking it as harmonious, people took it in a negative way. Let's see this ad. Here we go. रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पल से इन्हें सहलाएंगे, प्यार के रोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बनते जाएंगे.
ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्व by तनिष्क। एनी हाउ लाओ यार। सो देखो ऐसा है, इन्होंने एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाई। इन्होंने कहा लेट्स शो कम्युनल हार्मनी। इन्होंने दिखाया दैट द फीमेल इज अ हिंदू। गोद भराई की रस्म होती है एक। दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, गोद भराई की रस्म हो रही है एंड द सासुमा इज मुस्लिम। तो दे शोड कि ओके कम्युनल हार्मनी हार्मनी हार्मनी, गुड। ऐसा अदर वे राउंड में भी पहले मूवीज में एज वेल एज अदरवाइज एडवर्टाइजमेंट्स में भी उल्टा पड़ा हुआ है कि भाई मेल वॉज, सुनना मेरी बात, मेल वॉज हिंदू एंड द फीमेल वॉज मुस्लिम। तो बहुत ज्यादा इसका मुस्लिम कम्युनिटी से बैकलैश आया, नंबर वन। इसी तरीके से यहां पर हिंदू कम्युनिटी से बैकलैश आया। यार ये चीजें सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करती हैं और बहस में नहीं पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली इन्होंने ये ऐड डाली, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है, तुम अदर वे राउंड दिखाओ, हिम्मत है तो दिखाओ, ये क्या तरीका है, तुमने यहां पर फीमेल जो है हिंदू दिखाई है, you just show the other way around and then see and this and that and what not, all gibberish, all shit that you can think. It was a shit storm and ultimately दीपावली आ रही थी। उससे पहले एक धनतेरस नाम का आपको पता हो दिन आना था जिसमें कि हिंदूज परचेज वैल्यूएबल कुछ मेटल्स, कुछ ना कुछ वो खरीदते हैं और वो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। तो टाटा अपोलोजाइज्ड, टाटा तनिष्क ने अपोलोजाइज किया, वी आर सॉरी, वी नेवर मेंट टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स, सॉरी हमसे हो गया, आगे नहीं करेंगे। हम तो बस कम्युनल हार्मनी दिखाना चाहते थे, अब हम इस एरिया को टच ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर फीमेल मुस्लिम अगर आती है, मेल अगर हिंदू आता है, तो वहां से बैकलैश आता है, यहां से बैकलैश आया। और भाई साहब, किसी भी देश को अगर ग्रोथ से रोकना हो, कुछ ना कुछ डिसहार्मनी उसमें क्रिएट कर दो, जैसा बांग्लादेश में हुआ स्ट्रैटेजी। इट इज सेड दैट दैट वाज यूएस की स्ट्रैटेजी, आपको पता है। एवरीबडी इज टॉकिंग, क्योंकि वो बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है वो तो यही कह रही है कि मेरे को वहां से उन्होंने कहा था कि हमें यहां आर्मी बेस बनाने दो, तो यू आर पक्का पक्का इलेक्टेड द नेक्स्ट टाइम। मैंने मना कर दिया, आर्मी बेस यहां नहीं बनाओगे, और इस वजह से मेरे को उन्होंने लटका दिया है। एनी हाउ, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वापस आते हैं, तो प्रोएक्टिव या इंटेंडेड स्ट्रेटजी, ये अभी मैं आप लोगों को यही चीज, द बिगेस्ट पोर्शन, ये मैं यहां से पढ़वा रहा हूं, ये देखो, इफ यू विल सी द बिगेस्ट पोर्शन यहां से, ठीक है, द सेम वर्ड्स आर देयर। तो रादर देन रीडिंग इट फ्रॉम पीपीटी, लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। बुक का एक पेज खत्म हो जाएगा। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनीज करंट स्ट्रेटजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस। इन्होंने कोई पीछे कोई एक्शंस लिए होंगे, उससे इनके करंट स्ट्रेटजी का मेजर पोर्शन यहीं से आना चाहिए। ओए हेलो, मैंने आपको क्या बोला? स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आपके हिसाब से क्या चीज होना ज्यादा अच्छा है? ज्यादा होगे तो दोनों। आपके हिसाब से व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी, अगर कंपनी को सक्सेसफुल बनना है तो उनकी स्ट्रेटजी, अगर लेट्स से 100 है स्ट्रेटजी, 100 अगर मैं पॉइंट्स देता हूं, 100 पॉइंट्स है स्ट्रेटजी, उसमें पार्ट ऑफ द पॉइंट्स प्रोएक्टिव है, पार्ट ऑफ द पॉइंट्स रिएक्टिव है। आपके हिसाब से 50-50 होना चाहिए या प्रोएक्टिव कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? प्रोएक्टिव ज्यादा होना चाहिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू शुड बी प्रोएक्टिव मोर।
तो यही कहा जाता है द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनीज करंट स्ट्रेटजी, हेलो, बिगेस्ट पोर्शन शुड बी आपके प्रीवियस इनिशिएटेड एक्शंस वर्किंग वेल थ्रू मेरिट, जो भी पिछली एक्शंस थे जो कि कहते हैं हाँ भाई ये एक्शंस ठीक थे, हमने कोई चीज डिसाइड की, अब वो कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, या न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन। आपकी मैक्सिमम स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। इफ यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो, तो आपको प्रोएक्टिवली इंटेंडेड या प्लान स्ट्रेटजी, ये तो यार एनवायरमेंट में कुछ हो गया उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते रहे, नहीं, बेटर है यू एक्ट प्रोएक्टिवली। उस हिसाब से दिस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट गेम प्लान, आपको बताइए स्ट्रेटजी को हम गेम प्लान कहते हैं, इज डेलिबरेट, बोला ना मैंने आपको, इंटेंडेड, प्लान्ड, डेलिबरेट स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव, स्टैंडिंग एज पर द प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट एनालिसिस। लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज को पसंद करते हैं, हाउ टू पोजिशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। हम लोग या तो नेक्स्ट क्लास या मैक्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, उम्मीद तो वैसे है कि नेक्स्ट क्लास, आई होप सो, आई होप 4 लेक्चर्स में अगर खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूट्यूब का बिजनेस मॉडल एज वेल एज नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल। क्या यूट्यूब पे आप अगर पिक्चर देखते हो, मैक्सिमम लोग पैसे देते हो उसके? नहीं देते। नेटफ्लिक्स पे अगर देखते हो तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग दोनों का बिजनेस मॉडल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द बिजनेस मॉडल्स, एंड वील डिस्कस दोनों की अपनी अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, उनकी अपनी इंटेंडेड स्ट्रेटजी है, उनकी अपनी, वो कैसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को। यूट्यूब मेनली कहां से कमाता है? एडवर्टाइजमेंट से, और नेटफ्लिक्स पे आपको एड्स नहीं दिखती। Amazon प्राइम ने भी सस्ता किया, Amazon प्राइम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए, और इसका नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता फोन वाला 150 रुपए पर मंथ का है, मींस अगर पर एनम निकालो तो 1800 रुपए, 150 रुपीज पर मंथ, पूरे साल का 1800 रुपए, और Amazon प्राइम का 1000 रुपए। आप बात को समझना, लेकिन Amazon प्राइम पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसमें वो कहते हैं पैसे दो, लायंस गेट, ये वो, पैसे दो, या नहीं तो एड वाला कंटेंट भी वो डाल रहे हैं आज की डेट में। कई ऐसी वेब सीरीज डाल रहे हैं, कई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें आपको कंपल्सरली एड देखनी पड़ेगी। यूट्यूब में तो आप स्टिल 5 सेकंड या 30 सेकंड बाद स्किप कर देते हो, यहां जितनी एड है वो पूरी देखो तभी ये आगे देख सकते हो। Amazon Prime is also having a business model. We will be discussing few of these. देखते हैं सारे डिस्कस कर पाएंगे इन डिटेल या नहीं, बट इन डिटेल 2-3 तो डिस्कस करूंगा, बाकियों का ऐसे जैसे पॉइंटर्स बता दिए काफी है। तो हाउ डू यू पोजीशन कंपनी इन द मार्केट प्लेस? सभी के सभी अल्टीमेटली दे क्या रहे हैं? एंटरटेनमेंट कंटेंट दे रहे हैं, यूट्यूब भी दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी दे रहे हैं, Amazon प्राइम भी दे रहे हैं। अब अल्टीमेटली लेकिन वो कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, एंड टैकल द टास्क ऑफ कंपीटिंग इन द बायर्स पैट्रोनेज, कि बायर हमारा प्रोडक्ट ले, हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करे। एनी हाउ, दूसरा रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है? नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन। सारी चीजें मैनेजमेंट के डिजाइन के हिसाब से या प्रोएक्टिव नहीं होती। थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पहले से आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते या प्लान नहीं कर सकते। वंस अगेन, देयर कैन बी थिंग्स विच कैन नॉट बी प्लान्ड और एंटिसिपेटेड इन एडवांस, नहीं कर सकते। व्हेन द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, भाई कॉम्पिटिटिव, द मार्केट एनवायरमेंट डायनेमिक है, ठीक है जी, कुछ अचानक ही अनएक्सपेक्टेड टर्न हो गया तो कंपनी की स्ट्रेटजी हिट्स अ स्टोन वॉल, एकदम से भाई स्टोन वॉल आ गई, अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन या एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कुछ ना कुछ, जैसे अचानक ही कुछ हो गया, हमें उसके हिसाब से बदलाव करना पड़ गया। जैसे ओ भैया इंपोर्ट पे बैन हो गया कैपिटल गुड्स पे, अब क्या, चलो लेट्स सर्च फॉर सम प्रोडक्ट, वी वर फर्स्ट इंपोर्टिंग फ्रॉम अ जापानीज पार्टनर, हम उनके कैपिटल गुड्स या जनरेटर यहां पर लेके आ रहे थे, जापानीज ही कोई पार्टनर लेके आते हैं,
या लेट्स से ताइवान या कोई कोई बाहर का ही कोई पार्टनर लेके आते हैं, कोरियन कोई पार्टनर लेके आते हैं, कोई ऐसा पार्टनर लेके आते हैं जिसके साथ मिलके यहां पर हम लोग चीज बनाएंगे, एंड ऐसी चीज जो कि बाकी लोग ना बना रहे हो। ये प्रोएक्टिव था, बट इट वॉज इन रिएक्शन टू दैट थिंग हैपनिंग कि अचानक ही उनके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ गया। जियो आया, जियो ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई वॉज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, लेकिन जियो के आने के बाद भारतीय टेलीकॉम बार बार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोले, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बोले, अरे ये देखो क्या कर रहे हैं, ये कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को बर्बाद कर रहे हैं, फ्री में देंगे, फ्री में देंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, यू गिव कस्टमर्स वैल्यू, दे आर गिविंग कस्टमर्स वैल्यू। नहीं नहीं, ये मोनोपोलिस्टिक है, आज फ्री देंगे कल नहीं देंगे, आज ये फ्री देंगे कल नहीं देंगे, सब्सक्राइबर बेस निकाल के ये अभी, तो ठीक है तुम भी करो ना, तुम्हारी इनकमिंग पे क्यों चार्जेस लग रहे हैं, रोमिंग पे क्यों चार्जेस लग रहे हैं, ये तो नहीं दे रहे, दे आर नॉट चार्जिंग मनी, व्हाई आर यू चार्जिंग। इंटरनेशनल कॉल्स को यहां पे इनकमिंग आती है तो उसके पैसे लेते हो, ये तो नहीं ले रहे, तुम अपना बिजनेस मॉडल अलग से बनाओ। उन्होंने बिजनेस मॉडल, व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल, किस हिसाब से जियो ने क्या सोचा, मैं लोगों को डेटा यूजेज की आदत डाल दूंगा, उसके बाद लोग फोन के बिना जी ही नहीं पाएंगे। आज आपके हालात तो यही है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास यहां पर जितने बैठे हैं 90% अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कैन नॉट लिव विदाउट डेटा, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। और ये किसने शुरुआत करी, जियो ने। जियो ने फ्री 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 6 महीने फ्री, 6 महीने फ्री, विल सी अभी, और उसका इंपैक्ट, कॉल्स फ्री, आउटगोइंग फ्री, इनकमिंग फ्री, रोमिंग फ्री, और अभी सबसे ज्यादा चार्जेस किसने बढ़ाए हैं, जियो ने। और उसके रिएक्शन में आई विल शो यू दोस न्यूज क्लिप्स आल्सो, न्यूज की कटिंग्स दिखाऊंगा, जिसमें कि उसके रिएक्शन में किसने, एयरटेल ने क्या किया, उन्होंने भी रेट बढ़ाए, लेकिन जितने जियो ने परसेंटेज में बढ़ाए थे, इन्होंने कम परसेंटेज बढ़ाई। एनी हाउ, so hence a portion of company's strategy is always developed as response to unforeseen development। कि भैया जियो आया, जियो के आने के बाद जियो ने अपनी स्ट्रेटजी खेली, उसके बेसिस पे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो बेचारे इन रिएक्शन टू जियो, उन्हें तो मर्ज होना पड़ गया, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। मर्जर के बाद अभी तक जिंदा है, लेकिन हर क्वार्टर में लॉसेस कर रहे हैं, हर क्वार्टर में उनके सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पता नहीं कब तक चलेंगे वाली बात है। एनी हाउ, बट अपार्ट फ्रॉम अडेप्टिंग स्ट्रेटजी टू चेंजेस इन द मार्केट, देयर इज ऑल्सो अ नीड टू अडेप्ट स्ट्रेटजी एज न्यू लर्निंग्स इमर्ज अबाउट द पीसेज ऑफ द स्ट्रेटजी आर वर्किंग वेल, एंड कौन सी स्ट्रेटजी की चीज सही काम कर रही है और कौन सी सही काम नहीं कर रही है। मैनेजमेंट को न्यू आइडियाज लेके आना चाहिए इंप्रूविंग स्ट्रैटेजी के लिए। अभी मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं। इफ यू हैव हर्ड ऑफ स्टारबक्स, स्टारबक्स की भी स्ट्रैटेजी, ये वाला पोर्शन, जब वो इंडिया आए थे तब वो वाला एक इंटरव्यू का क्लिपिंग दिखाऊंगा रॉबर्ट शुल्ट्ज का, व्हेन ही केम द सीईओ फॉर सो मेनी इयर्स ऑफ स्टारबक्स, और उस टाइम पे स्टारबक्स के और वैल्यू एडेड कई सारी चीजें बताऊंगा, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। उनकी एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इज थर्ड प्लेस। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थर्ड प्लेस स्ट्रैटेजी, बढ़िया है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं, जब आप वो वीडियो देखोगे तब भी ये रिवीजन हो जाएगी आपकी। थर्ड प्लेस स्ट्रैटेजी में क्या है, वो कहते हैं एक लोगों का घर होता है, एक लोगों का ऑफिस होता है, एक होती है थर्ड प्लेस। घर में घरवाली, ऑफिस में ऑफिस वाली, नहीं मतलब नहीं मैं वाली नहीं बोलना चाहता था, फ्रेंड्स बोल रहा हूं, फ्रेंड्स। यहां फैमिली कंट्रोल कर लो। मेरे लिए तो बेस्ट क्या है, मेरे तो घर वाली और ऑफिस वाली सेम है, और मेरे पास कोई थर्ड प्लेस है ही नहीं, तो मेरे लिए तो एक ही है। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। जब भी देखो ये दुष्ट
पर्सनल कनेक्ट करते हैं हमेशा। नीचे सुनो, ओए होए नाउ सुनो 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 सुनो, बातें बंद करो यार। तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने बोला कि इंसान कम से कम 8 घंटे के आसपास अपने घर पे रहता है, सोता है, वट एवर एज द केस में भी, एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे एवरेज। 8 आवर्स अ डे उसको बाहर का कल्चर ही 8 आवर्स का है ऑफिस का। तो कहते हैं बंदे के पास बचते हैं बाकी 8 आवर्स, ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह में लाके, बट जो भी 4-5 घंटे अगर वो बिताना चाहता है तो ही नीड्स अनदर प्लेस। ऑफिस हैज अ डिफरेंट वाइब, होम हैज अ डिफरेंट वाइब, इसी तरीके से दे नीड अ थर्ड प्लेस। तो अकॉर्डिंगली आपको एक बात बताएं, इनका कॉस्ट ऑफ कॉफी इंटरनेशनली, एवरीबडी व्हेन दे वर चार्जिंग कॉफी ऑफ $1, Starbucks was charging a coffee price of $3, because they said we are not charging money only for coffee, premium coffee, we are also charging money for your experience. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ यूएस से पर्सन्स इंडिया आ रहे थे एंड दे वांटेड टू मीट मी। बाहर का कुछ कोर्स के रिगार्ड में वो डिस्कशन करना चाह रहे थे कि हम बाहर का कोर्स जो है यहां लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं क्या, एटसेट्रा। तो जैसे आप लोगों ने यूएस के कुछ कोर्सेज सुने हुए हैं, तो दे मेट अस कि भाई यूएस की सीपीए, यूएस की सीएमए एटसेट्रा, हम लोग जो है यहां पर उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं आपके साथ, अगर आप कुछ, इफ देयर कैन बी ए कोलैबोरेशन। तो मेल आई, कॉल आई, देन दे हैड टू मीट। अब दे हैड टू मीट, आई हैड माई क्लासेस, एंड देन मैं ट्रैवलिंग करते हुए वापस घर जाऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था नहीं। तो उन्होंने कहा व्हाट टाइम ऑफ डे सूट्स यू, मैंने कहा यही आफ्टर द क्लास, जैसे समथिंग लाइक 6 o'clock, और 6 o'clock नियर बाय स्टारबक्स, मैंने कहा भाई यहां से निकलूंगा, स्टारबक्स में रख लेते मीटिंग, रख ली। दे केम, वी सैट ओवर देयर 1 hour and I had ordered 1 coffee, nothing else. We had a meeting, 3 people came, I asked would you like to have something, कहते नो। मैं कहा ठीक है ना लो, मेन्यू की। और practically then when I was about to go, I met a student of mine who is a chartered accountant now. He said sir मैं तो सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठता हूं, मेरे को तो जितनी बिजनेस मीटिंग्स होती है मैं यहीं करता हूं, मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन स्टारबक्स से आता हूं। बढ़िया यार, कहते बिजनेस मीटिंग सारी यहीं, ये सारे मेरे को जानते हैं यहां पे बरिस्तास, बढ़िया है। कहते बस दिन में आके 1 या 2 कॉफी ऑर्डर कर लेते हैं, ये कभी नहीं कहते निकल जाओ, है उनका कल्चर वैसा। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, इट्स कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली कॉफी, इट्स कॉन्सेप्ट इज एक्सपीरियंस। द थर्ड प्लेस, आई विल शो यू दैट इंटरव्यू सम अदर डे। तो दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। बट आज की डेट में आपको बताएं, मैकडॉनल्ड्स ने भी कॉफी, आपको पता है मैकडॉनल्ड्स ने स्टारबक्स को 3 बार प्रपोज किया था, उसने 3 बार रिजेक्ट कर दिया। 3 times they proposed कि we want to sell your coffee at our places, at our McDonald's. They refused. 3 times Robert Schultz refused because they said, Robert Schultz said, हमारा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फास्ट फूड कोई बंदा ले, खाए, भागे। Your objective is not to let the people sit over there. Our objective is different. We are giving them luxury experience, a third place. That's the concept that we are following. But अब एक बात बता दूं, प्रेजेंट में एक तो पैलेस्टाइन और जो है इजराइल की कंट्रोवर्सी के कारण भी नुकसान हुआ है, और अदरवाइज बाकियों की सेल बढ़ती जा रही है, इनकी सेल्स कम होती जा रही है। बाकियों के प्राइसेस 25%, 20 to 25% इन ईयर बढ़े हैं, और इनके 5, 7, 10% ऑन हायर साइड बढ़े हैं। इतना तो इन्फ्लेशन ही हो जाता है, वो नहीं बढ़ा पा रहे अपने प्राइस, मार्केट शेयर डाउन जाता जा रहा है, प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे। और अब अल्टीमेटली
probably they may have to change their strategy. मतलब मेरे से अगर पूछो तो पर्सनली जब उन्होंने ऑफर दिया था, मतलब मैं आई वेंट टू IIM अहमदाबाद, सो IIM अहमदाबाद में जब मैं कोर्स कर रहा था तो उन्होंने इसी की स्टारबक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या नाम है, सॉरी, दिस मैकडॉनल्ड्स की प्रपोजल की स्ट्रेटजी दिखाई थी कि भाई उन्होंने ये इस बार प्रपोजल दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, रॉबर्ट शुल्ट्ज ने फिर प्रपोज किया कुछ साल बाद, फिर से रिफ्यूज कर दिया, और जब सेकंड टाइम प्रपोज किया था ना तो उन्होंने क्या कहा था, तुम्हारे सिर्फ 1000 आउटलेट्स है और वो भी सिर्फ यूएस में है, कुछ हल्के फुल्के कनाडा वगैरह में है, बाकी ज्यादा कहीं नहीं है, हमारे 31,000 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम सोचो, तुम अगर हमारे साथ मर्ज करो, मतलब जो भी हमारे साथ जॉइंट वेंचर में आओगे, तुम एकदम से 1000 से 31,000 जगहों पर पहुंच जाओगे, एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल ग्रोथ होगी। बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बंदे को बिठाना नहीं, भगाना है। फास्ट फूड आप तो चाहते भी नहीं, आपके तो बहुत सारे आउटलेट्स तो ऐसे होते हैं कि भागो। आज अब ऐसे स्टारबक्स इवन एयरक्राफ्ट पे भी मिल रहा है, इवन ऐसी जगहों पर भी मिल रहा है जहां बैठने की कोई थर्ड प्लेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव एंड दे हैव टू ग्रो। तो कई जगहों पर वो थर्ड प्लेस वाला सिस्टम चला रहे हैं, बट कई प्लेसेस पे वो चेंज कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो उन्हें डिलीवरी, उन्हें प्राइसिंग डिफरेंट कर देनी चाहिए। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो, लेट्स से हम आपसे 100 रुपए चार्ज करेंगे, आप यहां पे बैठ रहे हो, हम 100 रुपए चार्ज करेंगे, डिलीवरी में हमारा खर्चा डिलीवरी फ्री, डिलीवरी फ्री, प्रीमियम चार्ज कर लिया ना, यहां बैठ रहे हो प्रीमियम चार्ज कर लिया ना, आप खुद आगे टेक अवे करके जा रहे हो, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे या समथिंग, क्योंकि आप बैठ नहीं रहे हो, हमारी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ले रहे हो, हमें यहां पे ना तो आप हमारे यहां के रिसोर्सेज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो, ना आप अदरवाइज, और आप हमारा कप लेके बाहर मार्केट में घूम रहे हो, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग अस, क्योंकि स्टारबक्स लिखा होता है ना उसके ऊपर। मतलब इफ यू आस्क मी, मैं अगर स्टारबक्स को एडवाइस अगर बोले कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी कर ले, ऐसी स्ट्रेटजी कर ले, तो दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। अभी तक उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया, बट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज आ सकती है, यू नेवर नो। तो अल्टीमेटली क्या है, कुछ तो उन्हें भाई इंटेंडेड स्ट्रेटजी, प्लान स्ट्रेटजी, कुछ होती है आपकी रिएक्शन। तो क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी does involve stitching together proactive या intended strategy based on their prior successful experience and adapting successful reactions, कि भाई reactions हम कैसे करने चाहिए to, कि भाई कंपनी की सिचुएशन टू चेंज और बेटर ऑप्शन जैसे आती है तो रिएक्टिव। अब जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जैसे अब एक बात बताता हूं वंस अगेन, एयरटेल जैसे ही जियो आया, तो जियो के आने पे भारतीय एयरटेल ने क्या किया, भारतीय एयरटेल ने पहले तो रोना पिटना शुरू किया, कंपटीशन हटा रहे हैं, कंपटीशन हटा रहे हैं, ये तो सबको मार रहे हैं, कंपटीशन खत्म कर देंगे, मोनोपोलीज ले आएंगे, मोनोपोलीज लेके आएंगे, प्लीज कुछ करो करो करो, डॉट कुछ करो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करो। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करें। कंपटीशन कमीशन, जैसे पहले MRTP एक्ट होता था, कंपटीशन एक्ट है, हर जगह पे उन्होंने रिपोर्ट करी, नहीं नहीं कंपटीशन खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं ना, खत्म होगी बात, हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम भी दे दो वैल्यू, तुम इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो। तो फिर उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें भी अपने रोमिंग को नील करना पड़ा, उन्हें भी अपने इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स को नील करना पड़ा, इंटरनेशनल कॉल्स के आउटगोइंग रेट्स को नील कर, मतलब कम करना पड़ा काफी। बाहर की रोमिंग इंटरनेशनल में उनका कई कंट्रीज के साथ, कई जगहों पर तो अपनी उनकी टेलीफोनी है, उनका अपना कनेक्शंस है, कई जगहों पर उनके जो है वो है क्रॉस बॉर्डर के उनके अग्रीमेंट्स है कि तुम्हारा बंदा अगर आएगा यहां, हमारा बंदा वहां जाएगा तो इतना पोर्शन हमारे रेवेन्यू का आपको ट्रांसफर कर देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रोमिंग के उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी ऐसी लेके आए जिसमें वो सस्ता दे रहे रोमिंग, दे आर गिविंग सस्ती रोमिंग। इफ यू गो अब्रॉड, यू गो टू कनाडा, यू गो टू USA, यू गो फॉर 30 days, दे गिव यू अ पैकेज, इतना पैकेज है आपका, इतना चार्ज करो, वट एवर एज द केस में बी, एनी हाउ। तो इसी तरीके से UPI एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। स्ट्रैटेजी हेल्प्स अनरेवल कंप्लेक्सिटी, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, है ना। स्ट्रेटेजी से कंप्लेक्सिटी को अनरेवल करते हैं हम, रिड्यूस अनसर्टेनिटी,
क्योंकि भैया आप प्लान करके चल रहे हो ना, तो यू आर नॉट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू कम, यू आर ऑलरेडी ready for what can come, what might come, caused by the changes in the environment. It also means identifying existing problems and solving them. Existing में कोई problem है उसको solve करें by executing revolutionary ideas. जैसे for example, इंडिया में UPI या Unified Payment Interface जो है has changed the entire digital payment landscape in India. And India even अब आज के डेट में UPI को आपको पता है 2023 में जब बाहर के देश यहां पर आए थे, आप लोगों को पता ही है, तो मोदी साहब जब इनको घुमाने लेके गए और पेमेंट्स इन्होंने कैसे करी थी यूपीआई के थ्रू, तो देवर एस्टोनिश्ड, यार क्या बात है यार। अच्छा, आज की डेट में एक रेडी वाले के पास, हर एक बंदे के पास आज की डेट में यूपीआई का जो है कोड होता है, जैसा भी बार वो क्या नाम है दिस क्यूआर कोड होता है, एवरीबडी हैज, and so on and so forth. So a true example of made in India for the world, because it is well planned identification of existing problem कि भैया कैश पीछे मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन में भसड़ देख ली थी ना कि भैया चलो ब्लैक मनी रोकेंगे, ब्लैक मनी रोकेंगे। हट, क्या ब्लैक मनी रोका उन्होंने, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई उस टाइम पे, लाइनों में लगे रहे हैं, कैश ही चलता था, दे वर नॉट एनी हाउ। अब जो है now formulating a strategy, putting it to perfect execution. This was the case. Once again, knowledge bite दिखाएंगे यहां पे, ये knowledge bite. Let me show you knowledge bite. तो फाइनली ये अभी अभी हमने देख ही लिया था लास्ट में, सुनो, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी does involve स्टिचिंग टुगेदर। अपन ने स्टिच टुगेदर किया, ये देखो ना, ये जिप कर रहे हैं इनको, स्टिचिंग टुगेदर क्या, प्रोएक्टिव एंड इंटेंडेड स्ट्रेटजी एज वेल एज रिएक्टिव एडेप्टिव एंड स्ट्रेटजी, रिएक्टिव स्ट्रेटजी, इनको मर्ज किया। और फिर फाइनली ये अभी आप सारा कुछ पढ़ चुके हो। अब यूपीआई का देखते हैं। यूपीआई हैज बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। आरबीआई अब इवन, आपने सुना होगा, सेंट्रल बैंक करेंसी, डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं। 90th एनिवर्सरी ऑफ आरबीआई पे उन्होंने बोला था, आपने देखे होंगे नए नोट के इमेजेस, ये 10 का नोट है, डिजिटल नोट देखेंगे नहीं, 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, डिजिटल नोट। तुम इतना फालतू की चीजें इंस्टा देखते रहते हो, कब के ये चीज इन्होंने ये रोल आउट कर देनी है एनी डे। और ये जो यूपीआई भी है उसकी जगह पे डिजिटल करेंसी ऐसे ट्रांसफर आरबीआई जो इशू कर रही है वो होना शुरू हो जाएगी। एनी हाउ, लेट्स सी आरबीआई गवर्नर का व्हाट ही हैज टू से इन रिगार्ड टू यूपीआई। भाई फुल स्क्रीन। यूपीआई आज एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है जी। इस पर हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। ओके, फाइनली सो आप लोग लाओ यार, नॉलेज बाइट देख रहे थे हम लोग। एक तो यूपीआई का देख लिया, दूसरा नॉलेज बाइट एप्पल आईफोन प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, स्टीव जॉब का इनिशिएटिव जो इन्होंने आईफोन इंट्रोड्यूस किया था। बट आईफोन से पहले मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी, आईफोन तो 2007 में आया था, पहले क्या आया था, 2001 में आईपॉड आया था। तो स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूसेस आईपॉड 1। प्लीज लिसन एंड द वे ही प्रेजेंट्स, इट्स सो अमेजिंग, यू लव इट। लाओ भाई फुल स्क्रीन लगाओ। The field that we decided to do it in, the choice we made was music. Now, why music? Well, we love music, and it's always good to do something you love. More importantly, music's a part of everyone's life. Everyone. Music's been around forever. It will always be around. This is not a speculative market. And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries.
But interestingly enough, in this whole new digital music revolution, there is no market leader. There are small companies like Creative and Sonic Blue, and then there's some large companies like Sony that haven't had a hit yet. They haven't found the recipe. No one has really found the recipe yet for digital music. And we think not only can we find the recipe, but we think the Apple brand is going to be fantastic because people trust the Apple brand to get their great digital electronics from. So let's look at portable music. Let's look at the landscape. The first thing, if you want to listen to music portably, you can go out and buy a CD player, right? That's one way to go. About 10 to 15 songs. Or you can buy a flash player. Go out and buy one of those. You can buy a MP3 CD player, or you can buy a hard disk-based jukebox player. These are the four choices for portable music. Different technologies for So music let's बता take a रहे look at हैं. each one of those. Prices देखना. A CD player costs about $75, holds 10 to 15 songs on a CD. That's about $5 a song. You go buy a flash player, pay about double that, about $150, holds the same 10 to 15 songs, or about $10 a song. You can go buy an MP3 CD player, and an MP3 CD, which you can burn on your computer, costs about $150, but holds 150 songs. So you get down to $1 a song. Or you can go buy a hard drive jukebox player for about $300. It holds about 1,000 songs and costs about 30 cents a song. So we looked at this and studied all these, and that's where we want to be. That is where we want to be. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music, MP3, MP3 variable bitrate, WAV, and AIFF. But the biggest thing about iPod is it holds 1,000 songs. Now, this is a quantum leap because for most people, it's their entire music library. This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said, oh God, I didn't bring the CD I wanted to listen to? To have your whole music library with you at all times is a quantum leap in listening to music. But the coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. Okay? You can take your whole music library with you right in your pocket. Never before possible. So that's iPod. There are 3 major breakthroughs in iPod. बस काफी है. लाओ यार. So guys, ऐसा है, ये iPod लेके आए. iPod को उन्होंने दिखाया कि ये नंबर 1, इसको पार नहीं लगानी पड़ती, चार्ज हो जाता है. नंबर 1, यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट, और आप ईयरफोन के साथ आराम से सुनते रहो या हेडफोन के साथ आराम से सुनते रहो. नंबर 1, छोटा सा. कहां हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो, सिरदर्दी है, या किसी डिवाइस के साथ, उसके साथ क्या कहते हैं, अपना कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते थे हार्ड डिस्क, या कंप्यूटर के साथ, या किसी प्लेयर के साथ, और कहां ऐसे. तो दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री. और फिर इन्होंने आईपॉड के बाद आईपॉड मिनी इंट्रोड्यूस किया. आईपॉड मिनी, आईपॉड नैनो. अब ये नैनो दिखा रहा हूं. क्या अमेजिंग मार्केटिंग टैक्टिक है बंदे की. अमेजिंग मार्केटिंग टैक्टिक. अभी देखना, द वे ही इंट्रोड्यूसेस iPod Nano is amazing. Let us see, let us listen. Here we go. Today, we're going to focus on the iPod Mini. Now, the iPod Mini is what all of our competitors have their sights focused on. Why? Well, it's obvious. Because the iPod Mini is the most popular MP3 player in the world. It's the most popular iPod, and that makes it the most popular MP3 player in the world. So that's the one everybody's focused on. Well, today, we're going to do something pretty bold. Today, we're going to replace it. We're going to replace it with something new. Now, let's go back to the beginning, because we started this all
with 1,000 songs in your pocket, right? We started it with the original iPod. And then we carried 1,000 songs in your pocket over to the iPod Mini. Well, now we're going to replace the iPod Mini with a new player, an entirely new ground-up design that also has 1,000 songs in your pocket. And it's called the iPod Nano. The iPod Nano is the biggest revolution since the original iPod. A lot of people have worked so hard on this over the last many, many months. And it is my privilege to show it to you now. 1,000 songs in your pocket, the iPod Nano. So, let's get a camera. कैमरा से pocket. देखो, दिख रही है Right here. पॉकेट? Now, this pocket's been the one that your iPod's gone in, traditionally. The iPod and the iPod Mini fit great in there. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. देख रहे हो क्या अमेजिंग मार्केटिंग स्किल है। ये छोटी पॉकेट किस लिए? ये आईपॉड नैनो के लिए ही है। सो गुड वे ऑफ मार्केटिंग एंड अल्टीमेटली हुआ क्या, मैं फिर से बताता हूं। इन्होंने आईपॉड इंट्रोड्यूस किया, एवरीबडी द मार्केट रिएक्टेड, दे ऑल्सो डेवलप्ड सच डिवाइसेस कि चलो ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें कि म्यूजिक स्टोर हो जाए। सोनी एटसेट्रा सबने बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने आईपॉड को फिर आईपॉड मिनी कर दिया कि चलो और छोटा साइज है और 1000 सॉन्ग्स ही आ रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद इन्होंने इसको आईपॉड नैनो कर दिया कि यू वांट इजी टू कैरी, ये लो इजीएस्ट टू कैरी हो गया। छोटा सा, छोटी सी पॉकेट में खत्म हो गया मामला। और आप जानते हैं आईपॉड मिनी से उन्होंने आईपॉड को मार दिया, आईपॉड नैनो से आईपॉड मिनी को मार दिया, और 2007 में आईफोन से आईपॉड को एकदम खत्म नहीं किया था, 2022 में खत्म किया है। क्योंकि आईपॉड भी अलग से जब तक बिक रहा था तो बिक रहा था, तो उसमें टच स्क्रीन भी ले आए, उसमें भी कई चीजें ले आए, थोड़े सॉन्ग्स की स्पेस ज्यादा बढ़ा दी एंड सो ऑन। लेकिन फिर इवेंचुअली उन्हें यह पता था अगर हम आईफोन जैसी चीज नहीं लाएंगे कोई और ले जाएगा, तो मार्केट ले जाएगा। और अल्टीमेटली स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूसेस आईफोन 1। इट वाज अमेजिंग। आप नहीं सोच सकते ये आईपॉड नैनो, एक्चुअली लोग इसको देखते थे ये वाली चीजों को ना, कई तो यूएस वाले लोग तो वहीं जाके देखते थे, हम तो ऑनलाइन देखते थे। एंड ऑनलाइन देख के सच्चाई बोले तो रोंगटे खड़े होते थे कि भाई साहब क्या कर दिया इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसी कोई चीज मार्केट में नहीं थी। दीज वर proactive strategy and the market reacted, so that was reactive or adaptive strategy. अभी iPhone 1 जो इसने इंट्रोड्यूस किया भाई ने, just have a look at this presentation. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3
revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And Look we at the are calling it expressions. People. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. And they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development. And, of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right?
We solve this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So, आपने देखा हमने पेटेंट भी करा लिया इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आगे कनेक्ट भी होगा एज द केस में. तो दिस वाज आईफोन 1 का लॉन्च एंड देन ये थी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी. इन्होंने पहले तो म्यूजिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज करा. इसके बाद इन्होंने सेकंड नंबर टेलीफोन स्मार्टफोन को रेवोल्यूशनराइज करा. ऐसा फोन सच्ची में नहीं था. मैंने आईफोन 1 बाय किया था एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड. ये प्रेजेंटेशन मैंने देखी, उसके बाद मैंने आईफोन 1 बाय किया. और जैसे एप्पल था, सैमसंग का ऑरेंज नाम का एक फोन आया था, टच स्क्रीन, फुल स्क्रीन, वैसा ही था. इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग व्हेन यू गो इनसाइड द रेस्ट रूम which is yellow, which is smelly. सैमसंग का ऑरेंज नाम का फोन was full of that. It was horrible, absurd. पैसे की बर्बादी. 22,000 रुपए गए थे. 2008 या 9 की बात है. एंड कसम से फिर आईफोन के बाद 1 के बाद मैंने 3 खरीदा. 2 तो नहीं खरीदा. 3 के बाद फिर 5 खरीदा. और 5 के बाद एक्चुअली सैमसंग सुधर गया था, तो फिर सैमसंग लिया. सैमसंग के नोट सीरीज, मेरे पास नोट सीरीज ही है, उस पर लिखा जाता है. हम लोग थोड़ा इजी रहता है लिखना ना, तो नोट सीरीज ही है. फिर मेरे पास नोट सीरीज, नोट मैंने 10 लिया. 10 के बाद मैंने 20 लिया. 20 के बाद 24 लिया. एज द केस में. मुद्दे की बात पे आते हैं. सो गाइज, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? जैसी इनकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हुई, उसके बाद रिएक्टिव स्ट्रेटजी. ये आपको पता है ये कौन है? स्टीव बामर, द फॉर्मर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या रिएक्शन था जब इन्होंने आईफोन लॉन्च किया? उसके बाद इनसे पूछा गया स्टीव बामर से, आप बताओ हाउ इज योर रिएक्शन टू दिस आईफोन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. तो प्राइस क्या रखा था आईफोन 1 का? $500. तो उनका रिएक्शन क्या था? Your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices. Okay. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, what's the expression? Let's see how the competition goes. इसी तरीके से फिर सैमसंग ने, सोनी ने और नोकिया ने भी अपने स्मार्टफोन्स 2007 में तो नहीं कर पाए. जैसे सैमसंग ने 2010 में गैलेक्सी एस सीरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. Thank you for joining us this evening for what is arguably
the biggest and most exciting night in the history of Samsung Mobile here in the United States. My name is Kim Titus. I'm the Public Relations Director for Samsung Telecommunications America. Join me in welcoming to the stage Mr. J.K. Shih. Today, I am proud to say that we are introducing the Galaxy S. To the Anyhow, ये इन्होंने Galaxy S इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2010 में, 2009 में नोकिया ने भी इंट्रोड्यूस किया था N97. नोकिया की केस स्टडी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज नहीं. पूरा टच स्क्रीन एज वेल एज कीपैड, स्लाइड करके कीपैड ले सकते हो. कैमरा, anyhow, लाओ यार. So these were all reactive strategies. Now, before I conclude the class, let me just ask you a few MCQs. भाई एक मिनट हटाना है इसको. कुछ MCQs मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं. Let us see descriptive और जो केस बेस्ड हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज MCQs इससे रिलेटेड थोड़े से करके रैप अप कर लेते हैं. Let us start. Okay, लाओ यार, ले आओ. गाइस आप लोग बता रहे हो, लाओ लाओ लाओ. स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. सी, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस. तो ये आपने मुझे बताया सी आंसर, बिल्कुल ठीक है. दूसरा, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कौन सा? बी, अडैप्टिव स्ट्रैटेजी. ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, अडैप्टिव स्ट्रेटजी, सिंपल. अगला, डैश इज एन अप्रोच टू बिजनेस सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग मार्केट एंड कंपटीशन चेंजेस इन एडवांस ऑफ देयर. एडवांस में पता चल जाए कि भाई हम क्या करेंगे एक्चुअल अकरेंस से पहले. कौन सी स्ट्रेटजी? ऑप्शन बताओ ना. ए, आई एम प्राउड ऑफ यू यार. तुम लोग एमसीक्यूज में तो भाई साहब मजा आ जाएगा. अच्छा, तो ये नेक्स्ट, ये वाला भी जो था अभी आपने, डैश स्ट्रेटजी इज अप्रोच वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट. कौन सा? बी. आई एम प्राउड ऑफ यू, बी. वाह वाह, शाबाश. अब ये केस बेस बता रहे हैं आप लोग. एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेटजी प्लानिंग एनविसेज एंटायर सिचुएशन. एंटायर सिचुएशन इन्होंने देख ली एंड क्रिएटेड अ स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क. इन्होंने एक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क बना लिया एंड that was not effective in a certain unique unplanned situations. इन्होंने बना तो ली कुछ स्ट्रेटजी, लेकिन वो फिर अनप्लान्ड सिचुएशन में नहीं चली. What would be the reason of such ineffectiveness? कि भाई इनकी जो प्लान्ड स्ट्रेटजी थी या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वो पूरी तरीके से काम नहीं की. क्यों? क्योंकि बताओ, लैक ऑफ एनालिसिस, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी. स्ट्रेटजी हाईली रिएक्टिव होती है एंड हाईली प्रोएक्टिव होती है, या स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है, या इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. बताओ भाई, कितने लोग करें? आई एम प्राउड ऑफ यू, सुपर डुपर मेजॉरिटी. एक्सीलेंट वर्क, शाबाश, वेरी नाइस. लास्ट 3 more questions to go. सुनो भाई, एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो गया था. ये बताओ, आशीष रेस्ट्रो फूड्स एंड बीवी रेस्ट्रो फूड्स आर सक्सेसफुली competing in the business of ready to eat snacks in Delhi. ठीक है जी, ready to eat snacks. Ashish Restro Foods has been pioneer in introducing innovative products. These products will give them a good sale. तो ये क्या कर रहे हैं? ये पायनियर है, अब नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. However, BV Restro Foods will introduce similar products in reaction to the products introduced by BV. जो है आशीष जो कर रहा है उसको रिएक्ट करती है.
तो कह रहा टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन्ड बाय द फॉर्मर, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ आशीष। ए कौन सी हुई? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। अच्छा बीवी का बताओ। बीवी तो हमेशा रिएक्टिव ही होती है यार, रिएक्शन देती है। हाँ तो कोई बात नहीं, सच्चाई है। रेस्ट्रो फूड्स, बीवी तो हमेशा ऐसी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच स्ट्रेटजी? प्रोएक्टिव प्लान प्रोएक्टिव होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? प्लान्ड, डेलिबरेट, हाँ। फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, हाँ। अडेप्टिव रिएक्शंस टू चेंजिंग, ये नहीं होती ना? D. And that is the end of today's lecture. I hope you are finding this chapter easy and interesting. We will continue in the next class.